दोस्तों, किसी पर जब भरोसा होता है और वही इंसान जब धोखा देता है तो पूरी दुनिया वीरान सी लगने लगती है। जब कोई गैर इंसान धोखा देता है तो एक पल के लिए वो उस धोखे को बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही घर परिवार का कोई सदस्य है, तो फिर वो इंसान टूटकर बिखर जाता है। उसको ये समझ में ही नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक बच्चा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाता है। लेकिन जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलती है तो हर कोई ये सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की। कानपुर ज़िले में एक जगह पड़ता है राजपुर, और इसी राजपुर का रहने वाला है सुनील बिश्नोई, जिसकी उम्र है लगभग 42 साल के आसपास। सुनील की पत्नी का नाम है रानी, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। सुनील के कुल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटा और 1 बेटी। बड़ा बेटा आकाश, दूसरा बेटा अंशु और सबसे छोटी बेटी राधा। आकाश, जिसकी उम्र है लगभग 12 साल के आसपास। आकाश जो 5वीं क्लास में पढ़ाई करता है। ये बात है 21 सितंबर 2018 की शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास, जब आकाश हर दिन की तरह स्कूल से वापस अपने घर आता है। स्कूल बैग कमरे में रख देता है और बगल के ही पार्क में खेलने चला जाता है। आकाश जब अपने घर से खेलने के लिए जाता है तो उसकी माँ उसको रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन आकाश अपनी माँ की बात नहीं मानता है। लेकिन 3 घंटे के बाद भी जब आकाश वापस लौटकर घर नहीं आता है तो आकाश की माँ आकाश को खोजते हुए पार्क में जाती है, तो देखती है कि पार्क में पूरी तरह से सन्नाटा है। इसलिए आकाश की माँ आकाश के दोस्त के घर जाती है। आकाश का दोस्त जो बगल में ही रहता है, उसके दोस्त के घर जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है। तो उसका दोस्त कहता है कि जब मैं पार्क में खेल रहा था तो आकाश भी वहाँ था, लेकिन उसी समय मैं अपने घर चला आया। उसके बाद आकाश कहाँ गया मुझे कुछ नहीं पता। ये बात सुनकर आकाश की माँ अपने बाप घर आती है और अपने बगल में ही रहने वाले अपने जेठ विनोद बिश्नोई के घर जाती है। विनोद के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और 1 बेटी। बेटे का नाम है शिवम, जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास, और बेटी का नाम है अंजलि, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास। आकाश की माँ जब अपने जेठ के घर जाती है तो दरवाजे पर ही शिवम से मुलाकात हो जाती है। शिवम जो आकाश को बहुत प्यार करता है। आकाश की माँ शिवम से पूछती है कि आकाश घर नहीं आया है, जाकर देखो कहीं तुम्हारे घर में तो नहीं सो गया है। शिवम कहता है कि आकाश तो आज मेरे पास आया ही नहीं है, लेकिन आप यहीं रुको, मैं घर के भीतर जाकर देखता हूँ। शिवम अपने घर में जाकर आकाश को खोजकर बाहर आता है और अपनी चाची से कहता है कि आकाश यहाँ नहीं है। इसके बाद आकाश की माँ शिवम को लेकर पड़ोस के जितने भी घर हैं सबके घरों में जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी आकाश का कहीं पता नहीं चल सका। तब परेशान होकर आकाश की माँ आकाश के पिता सुनील बिश्नोई को फ़ोन करती है और तुरंत घर आने को कहती है। उस समय सुनील मार्केट में कुछ सामान लेने गया हुआ था। सुनील जब वापस अपने घर पर आता है तब तक रात के लगभग 8 बज गए थे। सुनील अपने कुछ जानने वालों को लेकर इलाके में तमाम जगह आकाश को खोजता है, लेकिन इसके बावजूद भी आकाश नहीं मिलता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी आकाश का कहीं पता नहीं चल सका। लेकिन अगली सुबह तक भी जब आकाश लौटकर घर नहीं आता है तो सुनील नज़दीकी थाने में जाता है और आकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस भी आकाश की हर जगह खोजती है। देखते ही देखते 3 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन आकाश का कहीं पता नहीं चलता है। इस वजह से आकाश के माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार 3 दिनों के बाद 25 सितंबर को थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रायपुर के बॉम्बे नहर में एक बच्चे की लाश पानी के ऊपर तैर रही है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और आकाश के माता पिता को लेकर नहर के पास जाती है और उस लाश को नहर से बाहर निकालती है। उस लाश को जैसे ही सुनील देखता है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। दरअसल वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सुनील के बेटे आकाश की थी।
जैसे ही आकाश की लाश की शिनाख्त हो जाती है, पुलिस आकाश की लाश का मुआयना करती है तो पता चलता है कि आकाश के शरीर पर कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं है, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि या तो आकाश का गला दबाया गया होगा या पानी में डुबोकर उसकी हत्या किया गया है। पुलिस सबसे पहले आकाश की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। इसीलिए पुलिस सुनील को थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है। इस पर सुनील पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले 2 व्यक्तियों के साथ मेरी काफ़ी लड़ाई हुई थी। दरअसल शाम के समय जब मैं मार्केट से घर आ रहा था तो उन लोगों ने मेरा सामान लूटने का प्रयास किया था। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन दोनों ने मुझको आगे चलकर देख लेने की धमकी भी दिया था। सुनील जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस उन दोनों को अपने हिरासत में लेकर थाने आती है। पुलिस उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो दोनों एक ही रट लगाए रहते हैं कि साहब, हमने आकाश की हत्या नहीं किया है। आखिरकार पुलिस को जब उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है। पुलिस को भी ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार आकाश की हत्या किसने किया है। जब हत्यारों का कहीं पता नहीं चल सकता है तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद आकाश की हत्या किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि उसके घर के ही किसी सदस्य ने किया होगा। इसलिए पुलिस अपनी टीम के साथ सुनील के घर जाती है और उससे पूछताछ करती है कि हमको शक है कि शायद आकाश की हत्या किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों ने ही किया है। जैसे ही पुलिस इस तरह की बातें सुनील से कहती है, इस पर सुनील को भी गुस्सा आ जाता है। सुनील पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा अपना कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, मेरे बड़े भाई सुनील बिश्नोई, जो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। लेकिन मेरे बड़े भाई भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को काफ़ी प्यार करते हैं। लेकिन अचानक आकाश की माँ पुलिस वालों से कहती है कि साहब, जब मैं आकाश को खोजते हुए अपने जेठ के घर गई थी तो दरवाजे पर ही मुझको शिवम मिल गया था। जब मैंने शिवम से आकाश के बारे में पूछा तो शिवम ने मुझको घर के भीतर जाने नहीं दिया, बल्कि वो खुद घर के भीतर गया और कुछ देर बाद आकर मुझसे बोला कि आकाश घर में नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर काफ़ी घबराहट नज़र आ रही थी। दरअसल मुझको शक है कि शायद शिवम ने ही आकाश की हत्या किया है। जैसे ही सुनील की पत्नी पुलिस वालों से इस तरह की बातें कहती है, पुलिस तुरंत ही सुनील के बड़े भाई के घर जाती है और शिवम से पूछताछ करती है। शिवम भी बिल्कुल निडर होकर पुलिस वालों का जवाब देता है और शिवम कहता है कि साहब, आकाश भले ही मेरा चचेरा भाई था, लेकिन मैं उसको बहुत प्यार करता था। मैं उसकी हत्या कतई नहीं कर सकता हूँ। आखिरकार पुलिस शिवम से पूछताछ करने के बाद लौट आती है, लेकिन एक दिन बाद ही पता चलता है कि शिवम अपना घर छोड़कर कहीं भाग गया है। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है तो पुलिस को शिवम के ऊपर शक हो जाता है। इसके बाद पुलिस फिर से शिवम के घर जाती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात विनोद बिश्नोई से होती है। पुलिस जब विनोद से शिवम के बारे में पूछताछ करती है तो विनोद कहता है कि साहब, जब से आप लोगों ने शिवम से पूछताछ करने के बाद गए हैं, उसके बाद शिवम काफ़ी परेशान रहने लगा था। वो खाना भी सही से नहीं खा रहा था। उसके बाद पता नहीं कहाँ घर छोड़कर चला गया है। विनोद जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अब शिवम का फ़ोन सर्विलांस पर लगा देती है तो पता चलता है कि शिवम अपना लोकेशन बार बार बदल रहा है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन शिवम का कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए पुलिस अपने मुखबिरों की सहायता लेती है। तभी 10 अक्टूबर 2018 को एक मुखबिर पुलिस को सूचना देता है कि औरैया रोड पर एक ढाबे पर शिवम बैठा हुआ है। जैसे ही पुलिस को शिवम का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस की टीम तुरंत ही ढाबे पर जाती है। शिवम जब पुलिस को देखता है तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस शिवम को पकड़ लेती है और अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और शिवम से आकाश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ में शिवम बिना किसी सख्ती या दबाव के पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बता देता है। शिवम पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मैं आकाश की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन आकाश ने मेरे पास एक ऐसा माहौल बना दिया था कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूर होकर मुझे उसकी हत्या करनी ही पड़ी। लेकिन शिवम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है।
दरअसल शिवम की बहन अंजलि, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, अंजलि का राजपुर में रहने वाले एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है। लेकिन अंजलि का जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, इस बात की जानकारी उसके घर वालों को नहीं होती है। अंजलि को जब भी मौका मिलता है, अपने प्रेमी से अकेले में मुलाकात भी करती है। लेकिन एक दिन जब अंजलि अपने प्रेमी से अकेले में मुलाकात कर रही थी, तभी आकाश दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। उस समय अंजलि आकाश से कहती है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। लेकिन आकाश, जो मात्र 12 साल का मासूम बच्चा था, आकाश जब वापस अपने घर आता है, इस बात की जानकारी अपने घर वालों के साथ आस पड़ोस के लोगों को भी बता देता है। आस पास के लोग भी जब उससे पूछताछ करते हैं, तो आकाश मासूमियत में वो सारी बातें बता देता है, जिसकी वजह से अंजलि और उसके घर वालों की आसपास में काफ़ी बदनामी होती है। शिवम आकाश को काफ़ी समझाने का प्रयास करता है कि इस बारे में तुम किसी को कुछ मत बताया करो। लेकिन इसके बावजूद भी जब कोई व्यक्ति आकाश से इस बारे में पूछताछ करता है, तो आकाश सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से शिवम को लगता है कि शायद आकाश उसकी बहन को बदनाम कर रहा है। आकाश जब शिवम की बात नहीं मानता है, तो शिवम गुस्से में आकर आकाश को ही इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है और आकाश की हत्या करने के लिए एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। 21 सितंबर की शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास जब आकाश पार्क में खेलने जाता है, तो शिवम भी पार्क में जाता है और आकाश को बहला फुसलाकर राजपुर की नहर के पास ले जाता है और शिवम का गला दबाने लगता है। जब आकाश विरोध करता है, तो शिवम आकाश को नहर में डुबो देता है और उसको पानी में डुबोकर आकाश की हत्या कर देता है। जैसे ही आकाश की मौत हो जाती है, तो शिवम आकाश की लाश में एक भारी पत्थर बांधकर नहर में ही फेंक देता है। इसके बाद शिवम वापस अपने घर लौट आता है। इधर देर शाम तक भी जब आकाश अपने घर लौट कर नहीं आता है, तो उसकी माँ शिवम से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाती है। लेकिन शिवम अपने आप को बचाने के लिए आकाश की माँ के साथ आकाश को खोजने का नाटक करने लगता है। दोस्तों, जब ये पूरी कहानी शिवम पुलिस को बताता है, तो पुलिस सुनील की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और गंभीर धाराओं में उसको जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।